नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सत श्री राम राम सा, खंबा गणी। आप सभी का ऑर्डिनरी मीडिया पे फिर से स्वागत है। आज का दिन बड़ा मजेदार था। आज का दिन नहीं, पिछले कुछ हफ्ते बड़े मजेदार रहे हैं। पहले अतीक अहमद के बाद अशरफ, उससे पहले असद, और फिर उसके बाद अमृतपाल सिंह, और आज मुख्तार अंसारी। एक एक सीक्वेंस चला आ रहा है यूपी को माफिया फ्री बनाने का। आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। और हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े हुए हैं की फैक्ट यूट्यूब चैनल से डॉक्टर अविनाश सिंह, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बीच बीच में अपने भाई का इंट्रोडक्शन करती रहती हूँ। ही इज एन आईआईटीएन, ही इज एन एनालिस्ट। और ये तो ये वायदा, वो क्या बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, ये तो मैं शौकिया करता हूँ, तो ये शौकिया यूट्यूबर भी हैं। इनके चैनल का नाम है यूट्यूब, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी यूट्यूब चैनल। सो अविनाश भाई, ये क्या हुआ है और इनको 10 साल की सजा सुनाई गई, उस पर बात करते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद, ये सब जितने भी थे, ये मतलब इनके वजह से उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल का जो एरिया था, इनके अंदर एक माफियाओं का बड़ा नेटवर्क पैदा हुआ। ये स्वयं माफिया नहीं थे, ये अकेले माफिया नहीं थे, ये गिरोह के माफिया थे। और इनके गिरोह में 200-500 लोग हुआ करते थे। जो कोई इनका सॉफ्ट शूटर था, कोई पैसा वसूलने वाला हुआ करता था, कोई वकीलों की एक बड़ी फौज हुआ करती थी इनके साथ, बहुत सारी चीजें थी। कोई एक ऐसी बात नहीं थी कि ये सिंगल माफिया थे या सिंगल अपराध करते थे। ये गिरोह बना करके अपराध करते थे और लंबे समय तक अपराध किया इन्होंने। और दोनों में एक समानता थी। वो समानता थी कि दोनों माननीय बने, दोनों के परिवार के लोग माननीय बने। आज दोनों भाइयों को सजा हुई है। ये तो मतलब आप ये सोचिए कि पूर्वांचल में कहा जाता है कि सबसे पहली बार AK-47 अगर किसी ने यूज किया तो वो मुख्तार अंसारी ने, मतलब LMG, AK-47 तरीके के हथियार जो यूज किए गए। आपने सुना होगा कि एक विधायक तो एक एक पाल विधायक की हत्या अतीक अहमद ने की थी। इस बात को सब लोग जानते हैं। मुख्तार अंसारी ने भी एक विधायक की हत्या की थी। उनका नाम था गाजीपुर के कृष्णानंद राय। और कृष्णानंद राय की हत्या सिर्फ इसीलिए की गई थी कि जिस मोहम्मदाबाद, गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पे मुख्तार अंसारी परिवार का वर्चस्व था, उसी सीट से कृष्णानंद राय जीत गए थे चुनाव। समझिएगा, ठीक वही सिचुएशन जो प्रयागराज में थी। अतीक ने वो सीट छोड़ी थी, उपचुनाव हुआ था, उसका भाई अशरफ वहां चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ राजूपाल चुनाव लड़ा। राजूपाल चुनाव जीत गया और 6 महीने के अंदर गोलियों से सरेराह भून करके मार दिया गया। जिस व्यक्ति ने मारा था कृष्णानंद राय को, और मतलब ये पूरा का मुख्तार अंसारी का पूरा गिरोह था, और उसमें एक मुन्ना बजरंगी नाम का बहुत बड़ा बदमाश हुआ करता था। आप लोगों को याद होगा कि योगी बाबा की सरकार बनी ही बनी थी तो मुन्ना बजरंगी जो है उसको जेल में ही मार दिया था। जेल के अंदर ही गैंगवार हो गया था, उस गैंगवार में वो मारा गया था। एक चीज और बता दूं कि मुन्ना बजरंगी जात का छत्री था। जो आरोप लगते हैं ना कि योगी बाबा पे, तो मैं उसके क्लेरिफिकेशन के लिए बता देता हूं। हालांकि मैं बहुत जाति को मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि व्यूअर्स को ऐसा लगेगा कि मुन्ना बजरंगी नाम था तो कोई दूसरा रहा होगा। मरा, ठीक है। उस केस में मुन्ना बजरंगी तो मर गया और बाकी सारे जो थे वो बरी हो गए। कोर्ट की विडंबना देखिए। वो भी एक विधायक था, जैसे राजूपाल एक विधायक थे, वैसे कृष्णानंद राय भी एक विधायक थे। सेम सिचुएशन थी, सेम कंसिस्टेंसी का मामला था, सेम विधायकी का मामला था। अच्छा, मुख्तार अंसारी जो था और अतीक अहमद में एक डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। अतीक अहमद तो तांगे वाले का बेटा था, नॉर्मल आदमी का। मुख्तार अंसारी सामान्य परिवार का नहीं है। मुख्तार अंसारी के दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय, मतलब इनके दादा के दादा रहे होंगे, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अंग्रेजों के जमाने में, जब देश आजाद नहीं हुआ था। उनका नाम था डॉक्टर मुख्तार अंसारी। मुख्तार था नाम उनका, डॉक्टर मुख्तार अंसारी। पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो। बाद में जाकर के हैदराबाद बस गए थे। और जिस लंदन की जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, उन यूनिवर्सिटी में उनके नाम पे एक ब्लॉक भी है। और फिर उसके बाद वो मुस्लिम लीग का वो सब सारी चीजें हुई। इनके ही लेगेसी में इस देश में 12 साल तक
उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी आते हैं, इनके रिश्तेदार हैं मुख्तार अंसारी के, हामिद अंसारी 12 साल तक इस देश के राष्ट्रपति रहे। जब राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान डरे हुए। 12 साल तक उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक अलग अलग जगहों पे वो राजनयिक भी रहे। तो ये इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और चाहती हूँ अविनाश भाई, इससे पहले कि हम मुख्तार पर जाएं, ये जो अंसारी थे, जो हमीद अंसारी, जो इनके चचा जान थे, इन्होंने हमारे कितने रॉ ऑफिसर्स को मरवाए, जरा उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। व्यूअर्स को पता होना आज किसको 10 साल की है। जब ये साउथ अफ्रीका में रहे, साउथ अफ्रीका के कई सारे देशों में, अफ्रीकन देशों में रहे, उन्होंने वहां पे इन्होंने जो जो कांड किए, इनके मुखबिरी की वजह से जो जो चीजें हुई, अफगानिस्तान में भी जो कुछ चीजें हुई, इसके अलावा और बहुत सारे देशों में जो चीजें हुई, जिसके वजह से रॉक के बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए, इनके गलत फैसलों की वजह से, मुखबिरी की वजह से, बताने की वजह से, चाहे जो भी कह लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जब ये टर्की में थे अविनाश भाई, क्योंकि मैंने इन पे बैक टू बैक 2-3 एपिसोड किए थे, जब ये टर्की में थे, इन्होंने पूरी की पूरी अंडर कवर लिस्ट खोल कर रख दी थी। जो डेस्क था, डेस्क के ऊपर इन्होंने पूरा मनमोहन सिंह को बकायदा ईमेल किया था, रॉ एजेंट्स के नाम लिखे थे, और विद इन 24 आवर्स 1 दर्जन एजेंट्स मारे गए थे, विद इन 24 आवर्स। और जो उसके बाद मारे गए उनकी कोई गिनती नहीं है, जो सोर्सेस मारे गए उनकी कोई गिनती नहीं है। ऑल बिकॉज पूरा मिडिल ईस्ट में जो पूरा डेस्क उड़ा है, जितने भी रॉ एजेंट्स थे, जितने भी डीप कवर एजेंट्स थे, सब के सब मारे गए जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल पर्सन हमीद अंसारी। और उसी का भतीजा पंजाब की जेल में था एट द सेम टाइम जब एक पाकिस्तानी पत्रकार 5 स्टार होटल में थी पंजाब के। आप बहुत सारी चीजें भी कनेक्ट करते हैं। जी अविनाश भाई, बढ़ते हैं आगे। जी बिल्कुल, ईरान में, संयुक्त अरब अमीरात में, अफगानिस्तान में, इन सब जगहों पे रहे, इन्होंने बहुत सारे कांड किए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उप कुलपति भी 4 साल तक रहे, ये यूएन में अस्थायी वो रहे। सारी कुछ मिलने के बाद जब ये उपराष्ट्रपति 12 साल, सबसे लॉन्गेस्ट मुझको लगता है कि ये सर्विंग उपराष्ट्रपति थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में डर लगता है। खैर, ये इन्हीं की पूरी लेगेसी। आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी का कांग्रेस से इतना घनिष्ठ संबंध था, हालांकि मुख्तार और अतीक दोनों को माफिया बनाने में कांग्रेस का योगदान है। जब उसने पहला कांड किया था, चांद मियां को मारा था अतीक ने, तब तो पूरे देश में कांग्रेस थी, और प्रयागराज में तो कांग्रेस थी ही थी। कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने ये सब सारी चीजें करवाने के लिए सब प्लान रचा, फिर इसको माफिया धीरे धीरे बनाया। फिर उसके बाद जब कांग्रेस कमजोर हो गई तो कांग्रेस चूंकि समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गई, कुछ बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट हो गई, तो वहां से इसको दाना पानी मिलने लगा, तो उस तरह करते करते वो बना। सेम चीज यहां पे भी इसके साथ। आप समझिए कि इन लोगों का नेटवर्क कितना तगड़ा था कि ये लोग जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते थे। और अतीक तो चुनाव हारा भी, मुख्तार अंसारी तो चुनाव ही नहीं हारा। गाजीपुर का रहने वाला, मऊ से लड़ता है। मऊ के दंगों में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे, मऊ में दंगे हुए, इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा मऊ, तो इनके मारने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। और इनके सिक्योरिटी, चूंकि पहले से सिक्योरिटी में रहते थे, तो सिक्योरिटी के लोगों ने इनसे कहा था, मारने की प्लानिंग की गई थी। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को मारने की प्लानिंग की गई थी जब सांसद थे। अरे लोग, मैं बताता हूं उसकी, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने क्या किया था। मऊ में दंगे हो रहे थे, सुबह सुबह 12-14 बल्टा दूध लेकर के जो दूधिये हैं, यादव भाई हैं, वो जा रहे थे, और सबसे पहले उन्हीं को मारा गया था मऊ में। उसके बाद दंगे भड़क गए। मुख्तार अंसारी खुली जीप में मऊ में चलता था, खुली जीप में, पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे मुख्तार अंसारी, और ऐलान करते हुए चला था कि मारो इनको। किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक ले। तब योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चले थे मऊ के लिए, इनको रोका गया, इनको वो किया गया। जब इनको मारने, 16 गाड़ियां थी, गाड़ी नंबर 14 चिन्हित थी मारने के लिए। योगी जी से सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है। योगी जी कहें कि लौटेंगे नहीं,
जो होगा देखा जाएगा। हाँ, एक काम किया सिक्योरिटी के कहने पे, योगी जी ने गाड़ी का नंबर बदल दिया। 14 नंबर गाड़ी टारगेट थी, इधर भी पुलिस और जो उनके साथ सिक्योरिटी थी वो अलर्ट थी, योगी बाबा के साथ जो थी कि जो चीजें होंगी अब उस सिचुएशन को देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्होंने गाड़ी बदल दी और ठीक उस पॉइंट पे जाने के बाद ऊपर से छत से 14 नंबर गाड़ी पे गोलियां चलाई गई। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी नहीं रुके। इस बात को समझिएगा, नहीं रुके और गए मऊ में। योगी बाबा इन पे कार्रवाई कर रहे हैं, कोई ये नया नया टसन नहीं है, नई बात नहीं है, नई चीजें नहीं है इस देश में कि नई पहली बार हो रहा है। इसी तरह आजमगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मऊ मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से निकल करके एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। मैं तो हूं वहीं का, मुझको गायत्री मैम कैसी से पूछना नहीं है, मैं तो हूं ही उसी एरिया का, उसी जगह का, वो तो मेरा जिला है। आजमगढ़ में एक तकिया जगह है मैम, तकिया एक जगह है आजमगढ़ में। उस जगह पे योगी, एक बार योगी आदित्यनाथ जी जब आए आजमगढ़ तो उस जगह पे बम से AK-47 और तेजाब से, सोचिए जो इनके साथ लोग थे इनके ऊपर लेट गए, उनके ऊपर तेजाब गिरा, ये किया गया था। आज लोग बैठ के भाषण देते कि इसको परेशान किया जा रहा है, इसको नहीं मारा जा रहा है, कोर्ट का काम है फैसला। अरे कोर्ट फैसला दे देती ना अपराधियों को तो बात ही क्या थी। आज कोर्ट ने फैसला दे दिए तो माननीय नहीं बन सकते हैं। आज कोर्ट का फैसला आ गया, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। अफजाल अंसारी तो अभी भी बहुजन समाज पार्टी से सांसद है, अभी भी। और विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी को हराया उसने, जिनको गाजीपुर में विकास पुरुष का दर्जा प्राप्त था। इस समय वो जम्मू एंड कश्मीर के LG हैं। और सुनिए, सपा से, समाजवादी पार्टी से, उसी समाजवादी पार्टी से अफजाल के घर का ही एक लड़का, कभी उसका भाई विधायक बनता है, कभी उसका भाई का लड़का विधायक बनता है, अब मुख्तार का लड़का विधायक है। जिस ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ा है, वो प्रकाश राजभर ने कहा ना कि ये मेरे कोटे से नहीं है, समाजवादी पार्टी के कोटे से, मेरा सिंबल है केवल। ये स्थितियां हैं इनकी। सपा और बसपा इसमें बच नहीं सकती है। इन माफियाओं को पालने में समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने जो योगदान दिया है वह किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कोई गुजरात का आदमी, कोई मध्य प्रदेश का आदमी, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी, दिल्ली का आदमी, हरियाणा का आदमी नहीं जानता हो, लेकिन पूर्वांचल का बच्चा बच्चा जानता है कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अफजाल अंसारी हो, इनको सपा और बसपा से ही प्रश्रय मिला हुआ है। और सुनिए, कृष्णानंद राय जी की जो विधवा थी अलका राय जी, उनको भाजपा ने टिकट दिया पिछली बार, वो जीती चुनाव वहां से। इस बार चुनाव हार गई वो उस सीट से, समझिएगा। ये उसी कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तो चूंकि छात्र नेता थे, बहुत मतलब बंद था, 10 दिन तक पूर्वांचल बंद था, आप ये समझ लीजिएगा। और यही नहीं किया गया था कृष्णानंद राय के साथ। कृष्णानंद राय को LMG से मारा गया और मारने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद वो चुटी रखते थे, भूमियार ब्राह्मण थे तो चुटिया रखते थे, उनकी चुटिया काट ली गई थी। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, इंटरनेट पे जाइएगा, सर्च करके पढ़ लीजिएगा, उस समय के अखबारों में ये चीजें मिलेंगी। या कोई गाजीपुर का, कोई पूर्वांचल का होगा तो उससे पूछिएगा, अगर वो जानता होगा थोड़ा बहुत राजनीति और सामाजिक दायरे में, वो पढ़ता लिखता होगा, समझता होगा, तो वो बताएगा इस चीज को। ये स्थितियां थी मैम। वो तो अश्विनी उपाध्याय जी का धन्यवाद कि उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि माननीयों के लिए एक अलग से कोर्ट बनाइए साहब, ये तो 40-40 साल तक माननीय बने बैठे रहते हैं, जेल से चुनाव जीतते हैं। तो MP MLA कोर्ट बना और MP MLA कोर्ट में फैसले आने शुरू हुए, जिसमें आजम खां की सदस्यता गई, बहुत सारे लोगों की सदस्यता गई, इनकी भी सदस्यता गई, तो किसी भी पार्टी के हो। एक होता है कि आप पे राजनीतिक हो जाए, राजनीति में आप बड़ा कद हो जाए तो आपके ऊपर लोग आरोप लगा दें, आप पे मुकदमा लिखा दिया जाए, आपका इस तरीके की चीजें हो जाए, वो समझ में आता है। ये लोग गिरोह बना करके आदतन अपराधी थे, पैसा उससे कमाते थे, चीजें उससे करते थे।
बसपा छोड़ती थी तो सपा में जाते थे, सपा छोड़ती थी तो बसपा में जाते थे, दोनों जब किसी ने नहीं किया तो कौमी एकता दल नाम की एक पार्टी बना करके चुनाव लड़ाई। ये स्थितियां थी। और एक दो मामला नहीं, अभी तो एक मामले में इनको सजा हुई है, 50 ऐसे मामले हैं जिनमें इनको सजा हो सकती है। और पूर्वांचल में माफिया राज के ये लोग जनक हैं। कितने सैकड़ों बच्चों को इन्होंने माफिया बनवाया, कितने बच्चे मारे गए, तबाह हुए, बर्बाद हुए, उसकी कोई गिनती नहीं है। नामी अनामी बेनामी कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस जिले में इनके पास वकीलों की फौज नहीं होती थी। अब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ पैसा देकर के चलाते थे ये लोग पूरा गिरोह। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन वही है, भैया जब तक कोर्ट ने सजा नहीं दी आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं। एक टेंडर कोई इनके बिना मर्जी के पा सकता था पहले, एक एक रोड कोई फिकवा सकता था, कोई पूर्वांचल में पुल बना सकता था। बता दे कोई कोई बाई करार हो इस योगी सरकार से पहले, जब तक इनका राज रहा, कि कोई भी टेंडर पास करा ले कोई ठेकेदार, अब बिना इनकी मर्जी को मिट्टी भी फिकवा ले उस पे, उस रोड पे, चाहे उस पुल पे, चाहे एक 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 बोरी सीमेंट भी लगा ले, बिना इनकी मर्जी को काम नहीं करता था। ये थी हकीकत। इनके लोग जाते थे और कहते थे कि हमको काम दो, नहीं दोगे तो हम काम नहीं करने देंगे। ये स्थितियां थी। और एक जिले में नहीं थी, गोरखपुर में थोड़ी मठ की राजनीति चलती थी तो थोड़ा सा वो था, लेकिन उधर हरशंकर तिवारी बराबर वो थे, हरशंकर तिवारी की लेगेसी में और इस तरीके की चीजें में। और मैं बता दूं एक चीज, रोड कंस्ट्रक्शन और रेलवे ने इनको माफिया बनाया। पूर्वांचल में जितने माफिया हैं इनको दो सरकारी संस्थाओं ने माफिया बनाया। मैं सरकारी संस्था को तो नहीं माफिया कह सकता हूं, लेकिन उन्हीं के लड़ाई में बने हैं कि रेलवे की पटरी कौन बिछाएगा, रेलवे का कबाड़ कौन लेगा, रेलवे पे गिट्टी कौन गिराएगा, रेलवे पे का अलाइनमेंट कौन करेगा, पटरी बिछाने वाला। यहां से ये लोग माफिया बने। अब पूरा गिरोह एक दो नहीं है। आपको क्या लगता है, त्रिप्रकाश शुक्ला का आप के चैनल पे एक बार मैंने जिक्र किया था, ये भी इन्हीं की लेगेसी से आता था। कोई भी चीज, हमारे यहां का कुंटू सिंह जेल में है, सजा हो गई है। इस तरीके के बहुत सारे बदमाश। कुंटू सिंह हमारे यहां का था, आजमगढ़ में उसका वो होल्ड था कि वह व्यक्ति, वो भी मैं सिंह बता दूं कि वो क्षत्रिय था, है मतलब अभी जेल में है, सजा हो गई है उसको। उसके बहुत सारे आईटीआई कॉलेज और इंटर कॉलेज, ये सब उसका घर वर सब था। योगी बाबा ने ऐसा बुलडोजर चलाया ना, समतल हो गया पूरा का पूरा। और उनके गिरोह के 7-8 लोग मार दिए गए हैं अब तक। ये स्थिति है। और किसी आजमगढ़िया से पूछ लीजिएगा आप कि कुंटू सिंह कौन है भाई, इंटरनेट पे सर्च करिए, टॉप 20 बदमाशों की लिस्ट में ये लोग आते हैं। ये नाम क्या सोच के रखा था कुंटू सिंह, थोड़ा सा वो फनी नाम है। उसका कुछ और नाम था, कुंटू सिंह के नाम से फेमस था, कुछ उसका बड़ा अच्छा सा नाम है। और सुनिएगा, बसपा के एक विधायक थे, नाम था सीपू सिंह। उनकी पत्नी बंदरा सिंह बाद में बसपा से विधायक बनी, अब भाजपा में वो आ गई हैं, इस बार चुनाव हार गई है। उनकी हत्या हुई थी विधायक रहते हुए उसी आजमगढ़ में। आप समझ सकते हैं किसी विधायक की हत्या कर देना सिक्योरिटी के अंदर, मजाक गुंडागर्दी चलती थी क्या वो? सिर्फ इसलिए कि फलाना टेंडर पास हो रहा है, फलाने को दे दो, नहीं भैया जो नियम से रहेगा उसी को मिलेगा, बस मार दो इसको। ये स्थितियां थी पूर्वांचल की। हर जिले में एक बदमाश था, हर जिले में पूर्वांचल के बड़ा बदमाश था, उसके काउंटर पार्ट में बदमाश था। मुख्तार अंसारी ने जब ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की, ब्रजेश सिंह यूपीएससी की तैयारी करने वाला बढ़िया छात्र था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके पिता की हत्या कर दी गई, उसका टीचर था मुख्तार अंसारी गैंग के द्वारा। तो रिवेंज लेने के चक्कर में वो भी अपराधी बना, उसने भी गैंग बनाया। और तगड़ा वाला, वो तो ऐसा गैंगस्टर था कि जिसके पास
उसने तो सबसे पहले अपना पूरा बोर्ड से रिकॉर्ड, फोटो सब पहले हटाया उसने। सर कितने 15-20 साल तक तो सरकारी रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का एक फोटो तक नहीं था कि सरकार पहचान ले कि यही वो व्यक्ति है, पुलिस पहचान ले कि यही वो व्यक्ति है। इस तरीके से मतलब ये लोग अपने ही अपराधी नहीं बने, बहुत लोगों को अपराधी बनने पे मजबूर भी किया। तो ये कहानी है पूर्वांचल की। अभी तो नाम मैं बताने लगूं मैम तो इतनी लंबी लिस्ट है। आज इनको सजा हुई है, अफजाल अंसारी वो हैं, सांसद हैं, सांसदी जानी जानी है। ये टाइटल दिया है अविनाश भाई कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो सिर्फ जेल 10 साल की, अभी तो बाकी के केसेस बाकी हैं। जेल के अंदर रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, अभी तो बहुत सारी चीजें शुरू हुई है, जस्ट जस्ट शुरू हुई है। गाजीपुर में एक गांव था। उस गांव के लोग कुछ बदमाश थे। वो लोग हरशंकर तिवारी के लिए काम करते थे, ठीक है। वहां से ये कुनबा चला और बढ़ते 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 साधु सिंह था, साधु सिंह, मखनू सिंह, दो भाई थे। आपस में ही परिवार में लड़ाई हुई। परिवार में लड़ाई के बाद 13 लोगों की एक दिन में हत्या हुई आपस के परिवार में। क्योंकि एक उसी परिवार में एक भाई दूसरे गिरोह में था और दूसरा भाई दूसरे गिरोह में था। लोग नहीं जानते होंगे साधु सिंह मखनू सिंह कौन है। एक परिवार में, क्योंकि एक भाई एक गैंग के साथ था, दूसरा भाई दूसरे गैंग के साथ था। तो एक ही परिवार में एक ही दिन पे 13 लाशें गिरी थी। पढ़िएगा कभी साधु सिंह मखनू सिंह के बारे में, जिनको बहुत इंटरेस्ट होगा निकाल के पढ़िएगा। आप फिल्म उलिम भूल जाएंगे। गंगा वासेपुर तो बहुत छोटी मोटी फिल्म है यार। ये सब जो आप मिर्जा उर्जापुर देखते हैं तो ऐसे ही है, बस कुछ नहीं है इसके सामने। सीरियसली कुछ सीरियसली नहीं है। अरे कोई मतलब नहीं है। इनको फिल्म बनाने का ढंग नहीं है। इनका रिसर्च बेस कमजोर है। ये तो बस फिल्म है, कुछ है नहीं उसमें। वो तो सब उल्टी सीधी चीजें दिखाई हैं उसमें। तो हकीकत असली है ही नहीं पूर्वांचल में जो माफिया राज था। आपको क्या लगता है कि बिना प्रश्रय के ये लोग माफिया बने थे? है? बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अभी तो सिर्फ मुख्तार अंसारी, और अभी क्या हालात हैं अविनाश भाई? अभी तो ठीक है। अभी तो ठीक है। बुलडोजर बाबा। तो चलिए मैं सीरियस क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आप इतनी स्टोरीज बताने लगे तो मैं एक्चुअली बहुत इनग्रॉस्ड होके सुन रही थी, एंड इट वाज रियली नाइस। इनको किस धारा में अंदर किया है, और 10 साल किस, मतलब क्या क्या प्रावधान लगाए गए हैं? बचने का चांस है, हाई कोर्ट में जाएंगे, ऑब्वियसली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ही जाएंगे। देखिए, इन पे गैंगस्टर एक्ट और से संबंधित और बहुत सारी इन पे धाराएं लगी हैं। बेसिकली 2007 में भावरकुलो वाराणसी मामले में ये गैंग बना करके इन लोगों ने ये सब सारी चीजें की थी। मैं एक बहुत मजेदार रोचक तथ्य बताता हूं इन सब चीजों पर। देखिए, एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनकी सुनवाई हो रही है, ठीक है ना। पता नहीं कब कौन सा मार दिया जाए। 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगा है, ठीक। लेकिन ये फैसला आने में 16 साल लगा है, तो जल्दी है। लेकिन और फैसले जो आने हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले, वो कब आएंगे? वो भी तो कोर्ट को बताना चाहिए। आपको मैं बता दूं, अभी देखिए, अगर पीछे जब जाएंगे कि अभी हरिहर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाहुबली त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या में फैसला आया था, आज नहीं, आज मतलब ये मुझको लगता है कि अभी 6-7 घंटे पहले आया है ना। 8 घंटे 10 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है। मैं एक जबरदस्त बात बताता हूँ। सैदपुर एक तहसील पड़ती है गाजीपुर में। उस सैदपुर में एक मुड़ियार गांव पड़ता है, ठीक है ना। पहले लोग मुड़ियार का नाम लेने के बाद ना कांपते थे। मतलब ऐसे लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कांपते थे। मुंह बोलने के बाद आगे डियार नहीं लेते थे,
अभी भी बहुत शरीफ लोग अपने गांव के आधार कार्ड पे अपना गांव नहीं लिखते जो सार्वजनिक जीवन में ओके। गाजीपुर के हैं। अगर मुड़ियार कह दे तो छुट्टे को, अरे वही मुड़ियार क्या, माफिया वाला, साधु सिंह मकरू सिंह वाला। अरे बाप, आप सोचिए कि इतनी आए दिन का काम था, आए दिन का, रोज कहीं ना कहीं यहाँ लूट, यहाँ हत्या, यहाँ फिरौती। और टेंडर वेंडर तो इनके मर्जी के बिना कोई डालता ही नहीं था, ठेकेदार इन्हीं का होता था। अगर डाल किसी ने दिया तो वो काम नहीं कर सकता था। ये स्थिति थी। और योगी बाबा से पूछा जाता है कि कोर्ट फैसला देगी, तुम कौन होते हो ये करने वाले वो करने वाले। अरे कोर्ट टाइम से फैसला रेडी होती तो योगी जी को गोली चलाने की क्या जरूरत पड़ती। 150 की गोली आती है, इतना आदमी लगता है, इतना गोली मारना पड़ता है, सब उसमें जवान भी घायल होता है, इतना प्लानिंग बनानी पड़ती है, क्या जरूरत है। कोर्ट टाइम पे फैसला दे दे तो जज लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ फैसला दे दे। अब जज लोग भी जानते हैं योगी बाबा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो फैसला, दे दो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, दे दो, मतलब वो टाल भी नहीं हाँ सकते अब जल्दी तो। करो फैसला। माननीय जज को सुन रहा होगा तो मेरे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मत करिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि जज लोग कहते थे हम सुनवाई नहीं करेंगे भैया, इनका फैसला दूसरे की बेंच में कर दो। दूसरे की बेंच में जाते तो तारीख दे देता था, अगली तारीख, अगली तारीख, अगली तारीख और अगली तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो दामिनी फिल्म वाली कहानी चलती रहती थी। क्यों चलती थी भाई? समस्या जानती है क्या है? हमारे यहां जस्टिस सिस्टम में, हमारे यहां जस्टिस इंस्टीट्यूशंस में अगर ताकत होती जो होनी चाहिए, जो संवैधानिक ताकत है, देखिए ताकत संविधान की है, लेकिन संविधान के बेस पे जो कलम चलाने वाला होता है, फैसला करने वाला होता है, ताकत और हिम्मत उसके अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि वो भी आदमी होता है, वो भी समाज में रहता है। अगर उसमें ताकत है और संवैधानिक रूप से ये चीजें हैं और वो फैसला लेता है, जैसे मैं नहीं कहता हूं कि जितने आरोप में लोग पकड़े जाते हैं, आरोप लगता है, वो सब सही होता है। झूठ है तो छोड़ो, सही है तो पकड़ो, काम खत्म करो। अब ये 16 साल से कौन कौन सी गवाही हो रही थी, कितने मर जाते हैं, कितने खरीद लिए जाते हैं, कितने बिक जाते हैं। सवाल ये नहीं है गायत्री जी कि 16 साल में फैसला आया। 16 साल में कितना मैनिपुलेशन हो सकता है, कितने नंबर आप जज सुनेंगे उस फैसले को, कितने अलग अलग तरीके के बयान होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा जज तो है नहीं कि 16 साल से वही सुन रहा है उस मामले को। एक जज साहब आए, 2 4 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 50 तारीख, जो भी चीजें पड़ी उसको सुने, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक मान लीजिए वो उस कोर्ट में है, फैसला सुने। उसके बाद जब दूसरा जज आया तो वो दूसरे तरीके से सुनना शुरू किया। उसको तो शुरू से कुछ नहीं पता, किताबी कागज पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ने के बाद कैसे वो चीजों को अच्छा कर सकता है। तो ये एक सिंपल सा सवाल है कि आप मान लीजिए आपको किसी तरीके की स्पेशल बीमारी है, स्पेशल बीमारी है, कोई डॉक्टर उसको सुन रहा है, अचानक से 4 साल बाद आप डॉक्टर बदल देंगी, तो उसको तो बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी ना आपके ऊपर, फिर से मामला वहीं से शुरू होगा, फिर से वही सारी चीजें होंगी, फिर उसको धमकी कहीं से आ जाएगी, गवाह को तब तक मैनिपुलेट कर दिया जाएगा बाहर, पैसा दे करके, धमकी दे करके, या मार दिया जाएगा, जिस तरह उमेश पाल को मार दिया गया। मारा गया ना उमेश पाल को। उमेश पाल को क्यों मारा गया? गवाही की वजह से तो मारा गया। तो उमेश पाल को जब मारा गया गवाही की वजह से, तो आप ये बताइए कि जो नॉर्मल गवाह होंगे, जिसको 2 पुलिस का गनर मिला हुआ था, उसको मारा गया, तो जो नॉर्मल गवाह होगा कौन गवाही देगा भाई? सबके पास बीवी बच्चे भैया, सबके पास परिवार है, कोई नहीं आता था। यह कारण था, जब जस्टिस त्वरित मिलता है तो आदमी हिम्मत करता है। या 5 साल बाद, जैसे कोई यंग है जिसके बीवी बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई है, वो आज गवाही के लिए तैयार है, 5 साल बाद उसकी शादी होगी, उसकी बीवी बच्चे हो गए, क्या है भैया हम लफड़ा में पर, वो कोर्ट में जाकर कहता था साहब हम कुछ नहीं देखे थे, बात खत्म। यहां पे फॉल्ट है। और कितने लोगों को तो न्याय मिलता है मैडम, वो चले जाते हैं ऊपर बेचारे, स्वाभाविक मौत मर जाते हैं, तब उनको न्याय मिलता है। क्या मतलब है ऐसे न्याय का भाई? आप
16 साल, 18 साल, 20 साल क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या सुनवाई कर रहे हैं? ये कोई सिविल का मामला है कि उलझा हुआ मामला है? अरे 16 साल पहले भी जो गवाह थे वही गवाह थे, आज भी जो गवाह है वही गवाह है। जो आईओ होगा वहां पे, जिसने रिपोर्ट लगाई होगी, वही रिपोर्ट के बिहाफ पे सुनवाई होनी है। जिसने विवेचना करी होगी उसी विवेचना के आधार पर सुनवाई करनी है। जो एविडेंस तैयार करना है पक्ष विपक्ष दोनों को, उन्होंने तैयार किया होगा। तो लेट क्यों? अविनाश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल दिया है सुधीर जी ने, जो कि हमारे बहुत रेगुलर व्यूअर हैं। गैंगस्टर्स विल गेट अ बूस्ट वेयरएवर देयर इज अ कास्ट पॉलिटिक्स। कितना गलत और सही है ये स्टेटमेंट? क्या चीज? गैंगस्टर्स विल गेट अ बूस्ट वेयरएवर देयर इज अ कास्ट पॉलिटिक्स। कितना सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? बिल्कुल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हैं। अगर अगर कोई अपराधी है तो उसकी एक जाति होगी। जब कोई काम नहीं होता है तो लोग जातियों को रॉबिन हुड बना लेते हैं। जब उसको रॉबिन हुड बना लेते हैं तो उस पर इंपैक्ट पड़ता है। योगी बाबा ने यही काम तो किया, बेभाव का मारना शुरू किया। शांति से रहो, जेल चले जाओ, कोर्ट की सुनवाई हो रही है, शांति से रहो। जेल में बैठ करके कुछ बकवास करोगे तो बाहर छोड़ेंगे नहीं हम, साफ बात है। आतिक जेल में था, शांति थी, कोई समस्या नहीं थी, सुनवाई हो रही थी। किसी को देश को नहीं पता था कि कहां आतिक जा रहा है, कहां आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा था। कोर्ट से सुनवाई हो रही थी, कोर्ट का जो फैसला आता ठीक था। बीच में तुमको चुन्ना काटा कि चले उमेश पाल को ठोक दें, तो चले गए उमेश पाल को मारने। अपने बेटे को भेज दिए, गुड्डू मुस्लिम को भेज दिए। पत्नी तुम्हारी उस पूरी थ्योरी की कहानी को रचा उसने। तो क्या करे सरकार? आरती उतारे? फिर चिन्हित करके नामजद करके जब रपट हो गई, जब जब एफआईआर दर्ज हो गई, तो सरकार ने कहा कि सरेंडर करो। तो ये भागने लगे, ये लगे दूसरी प्लानिंग बनाने कि हम बड़के खलीफा हैं। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, बड़ा खराब शब्द है। हो सकता है कि सरकार का कोई आदमी सुन ले तो कहे हैं अच्छा इसको भी उठा लो, बहुत बोलता है। गुंडा जो है ना, वो गुंडा जान ले कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है। जिस दिन सरकार गुंडई पे आ जाएगी ना, आपकी पीढ़ियां गुंडई करना भूल जाएंगी, ये आप जान लीजिए। आप सरकार की वजह से गुंडा बने थे और सरकार ने ही आपकी गुंडई ठंडा भी की। दूसरा कोई नहीं इसमें इन्वॉल्व है। आम आदमी का कोई लेना देना है भैया, आप लोगों से कौन आम आदमी लड़ेगा? कुछ सरकारों ने आपको गुंडा बनाया, एक सरकार आई उसने आपकी गुंडई निकाल दी, बस दैट्स इट। इतना सा मैटर है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर थोड़ा ही ना है। तो देख लीजिए, वो जो चीजें दूध का दूध पानी की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट है। सरकार की वजह से गुंडा बने, सरकार की प्रोटेक्शन में रहे तो ठीक रहा। जैसे सरकार आई, प्रोटेक्शन हटाया उसने अपना, तुम्हारे ऊपर से छत्र छाया हटाया, जो ऊपर हाथ रखा हुआ था, फिर तुम बकवास करना शुरू किए, खत्म हो गए। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। और ऐसा नहीं कि सिस्टम से इनको मदद नहीं मिलती है, बिल्कुल सिस्टम से इनको मदद मिलती है। आपको पता है कि जिस जेल में मुख्तार का बेटा बंद था, उस जेल का जेलर अपना कमरा दे देता था मुख्तार के बेटे को और मुख्तार के बहू को मिलने के लिए, और बाहर से ताला बंद कर देते थे। वो तो अचानक औचक निरीक्षण हुआ तो उसमें फिर एफआईआर दर्ज हुआ तो बहू भी इसकी जेल चली गई। ये तो स्थिति थी। तो सिस्टम के अंदर भी तो लोग मिले हुए हैं ना, सरकारी सिस्टम के अंदर भी, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा दे देते हैं सब, उसके लिए हिल जाते हैं लोग। ये स्थितियां थी, वो स्थितियां बदल गई हैं। तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा है कि इस पे अत्याचार हो रहा है, उस पे अत्याचार हो रहा है। मैंने बोला जब उधर अतीक मरा, असद मरा, उससे एक दिन पहले आदित्य राणा मरा ना आदित्य राणा। उसका उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ, किसी ने उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। वो भी इनामी था, वो भी बड़ा बदमाश था, इनामी था, बड़ा बदमाश था। बहुत दिन से उसको हाजिर करने के लिए कहा जा रहा था, नहीं हुआ, मारा गया इनकाउंटर में। किसी ने उसको जाति बनाई क्या? नहीं बनाया, पता भी नहीं लोगों को है ये कौन था, कब मर गया। लेकिन चूंकि अतीक का बेटा मर गया तो बड़ा मुद्दा, अरे बाप रे बाप, वोट बैंक का सभी तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? अच्छा, मैं एक बहुत सीरियस नोट पे एक बात कहना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी लैंड है। इस बात को सब लोग अलूवियल मानते प्लेन्स होंगे। बोलते हैं, गैंगटिक प्लेन्स बोलते हैं, तो प्लेन में तो हमेशा ही जो मिट्टी होती है वो बहुत ठीक है। अच्छी सोना मिट्टी होती है। अब आपको मैं बता दूं कि ये तो लोग मानेंगे कि अच्छी लैंड है यूपी के पास, ये भी आप मानेंगे कि खूब भर भर के लेबर है, ये भी आप मानेंगे कि खूब भर भर के इंजीनियर हैं, खूब भर भर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, रोड कनेक्टिविटी खराब थी लेकिन रेल कनेक्टिविटी बहुत खराब नहीं थी, ठीक ठाक थी। ठीक है, सामाजिक न्याय वाली सरकारें बनी यहां पे। सामाजिक न्याय में लेबर की जो योगदान है वो 80 to 85% है। जिनको ये लोग सामाजिक न्याय कहते हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में माफिया इंडस्ट्री लगा दी, बाकी कोई इंडस्ट्रिस्ट आया ही नहीं। वो क्यों नहीं आया? आप बताइए गायत्री जी कि आपने सोचा कि मैं उत्तर प्रदेश चलूंगी और उत्तर प्रदेश में चल करके मैं 10 बीघे खेत खरीदूंगी या जमीन खरीदूंगी, वहां पे कोई इंडस्ट्री लगाऊंगी, कोई आइडिया, कुछ चीज, कुछ भी बनाऊंगी, साड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक का कोई सामान, कोई आईटी टेक्नोलॉजी, कुछ भी करूंगी। आप आई, आपने जमीन देखना शुरू किया, जमीन देखना जैसे ही आपने शुरू किया तैसे 4 गुर्गे आ गए कि जमीन बिकेगी, उसमें हमारा कमीशन। अब आपने जमीन खरीद लिया तो यह भी पता चल गया कि गायत्री जी के पास पैसा है, तो अब जो आप बिजनेस करेंगे उसमें भी हमारा कमीशन या हमारा पार्टनरशिप। आपने कहा ये कैसे होगा, तो हम ये करने ही नहीं देंगे आपको। हफ्ता या महीना वो भी चलता है। हाँ, आपको हम करने ही नहीं देंगे। तो बिजनेसमैन कहेगा कि भैया ऐसा है कि हम धंधा करने आए हैं, गुंडई करने नहीं आए हैं, हम जाकर दूसरी जगह कर लेंगे। आप बताइए, मैंने बताया था ना कि एक अग्रवाल साहब हैं वेदांता ग्रुप के, जो सेमीकंडक्टर वाली चिप लगा रहे हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं और बहुत पढ़े लिखे नहीं है मैडम, भाग के गए थे मुंबई नौकरी करने। उनका यहाँ अफ्रीका में भी कई जगह उनके माइंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज वो एक पहुंचे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफी अच्छे लेवल के। वो बिहार में इतना काम कर रहे हैं, तो बिहार में तो कुछ भी तो इंडस्ट्री लगा सकते थे ना, छोटी सी। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी सी लगाते, एक छोटी सी लगा देते। अरे मेरा प्रदेश है, मैं यहां से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ पे चीजें अच्छी हैं, चलो एक छोटी इंडस्ट्री लगा दूं जहां 500 लोग ही काम कर लें। नहीं लगाया उन्होंने। एल्युमिनियम में पूरे विश्व में नंबर 1 प्रोडक्शन करती है वो कंपनी उनकी, टेल्को। अब वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में आ रहे हैं, 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें महाराष्ट्र वाले भी लड़ रहे हैं, गुजरात वाले भी लड़ रहे हैं। अब वहीं बिहार के लोग जाकर के गुजरात और महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, या पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र गुजरात में नौकरी करते हैं 12,000 14,000 की। किसी प्रदेश में जाकर के नौकरी करना बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए, पूरा देश एक है। लेकिन आप अगर मजदूरी भी नहीं दे सकते हैं अपने प्रदेश में, और सामाजिक न्याय की सरकार 35-35 साल चलाते हैं, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया आप इतने दिन तक क्या कर रहे थे, कुछ तो करते ना। राइट। कहीं कहीं नौकरी कहीं जाकर के नौकरी करना बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन उसका एक औसत, एक अनुपात होना चाहिए। वहां के लोगों को भी समस्याएं होती हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, असेट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए स्कूल चाहिए होते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, उसके लिए जगह चाहिए होती है। पता चला कि एक जगह का एक गांव खाली है और एक गांव शहर बन गया, तो पॉपुलेशन बैलेंस कैसे होगा? जाएं, मात्रा उसकी कम होनी चाहिए, उसका रेशियो थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके बाद भी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद भैया, हमारे बिरादरी का नेता है, विधायक बनेगा भैया, जिंदाबाद, इसको टिकट नहीं मिलेगा भैया तो वोट नहीं मिलेगा भैया। हमारे बिरादरी का जो रहेगा, चाहे जिस पार्टी से लड़ेगा, वोट उसी को दिया जाएगा भैया। और क्या, बिरादरी जिंदाबाद। अब बिरादरी ने घुमा करके दिया क्या, वापस में गिफ्ट में क्या दिया? कुछ नहीं। बेवकूफ बनाते रहते हैं ये स्थिति है पूर्वांचल की भी, और यही स्थिति है बिहार की। योगी बाबा आ गए, थोड़ी स्थितियां सुधारना शुरू हो गई।
आप सोचिए कि जिस समय नोएडा बना था उसी समय गीडा बना था। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा बना था, तब गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा बना था। अभी भी वहां पे एआरपी हवाई चप्पल बनता है गोरखपुर में। नोएडा कहां चला गया, गीडा कहां चला गया? तुलना करिए। नोएडा में रेलवे स्टेशन नहीं है मैडम, गाजियाबाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नोएडा से, जबकि गोरखपुर रेलवे मंडल है, आज से नहीं बहुत पहले से नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। पानी की कोई समस्या नहीं है, किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं है, फिर भी क्यों नहीं इंडस्ट्री लगी? ये समस्या है। इसलिए पूर्वांचल और बिहार को, मैं पूरे यूपी को नहीं कहता हूं, खासकर पूर्वांचल और बिहार को के पास एक ही ऑप्शन बचा, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। इसीलिए आप जाएंगी तो कोटा के अंदर आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले 40% बच्चे इसी क्षेत्र से आते हैं, 40%। ठीक है, आप सरकारी रेलवे का फॉर्म अगर आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा इसी रीजन के बच्चे भरते हैं। आप यूपीएससी का देखेंगी तो सबसे ज्यादा इसी रीजन का भरते हैं। बच्चों के पास ऑप्शन नहीं तो करेंगे क्या भाई? या तो लेबर बने, तो ऑप्शन है, वो भी बनते हैं, बड़ी मात्रा में बनते हैं। हम बड़ी मात्रा में इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी मात्रा में ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और बड़ी मात्रा में हम लेबर भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्यों ऑप्शन ही नहीं है ना साहब। और थोड़ा बहुत बर्बाद नहीं किया। बनारस में बनारसी साड़ी जितनी अच्छी नहीं बनती थी, उतनी अच्छी साड़ी मऊ में और आजमगढ़ के मुबारकपुर में बनती थी, और आज भी बनती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं, बनारस में सब लूम वाली साड़ियां बनने लगी, कस्टाइल जिनको बोला जाता है। और आजमगढ़ के मुबारकपुर में और मऊ के मिर्जा हादीपुरा के इलाके में हथकरघा से बनारसी साड़ियां सिल्क की बनती थी, जिनकी कीमत होती थी, जो विदेश जाती थी, बिकती थी किलो के भाव से। उस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया इन माफियाओं ने। माफियाओं के चक्कर में और नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री खत्म हो गई, सहारनपुर की कागज इंडस्ट्री खत्म हो गई, फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री, कांच इंडस्ट्री खत्म हो गई, कन्नौज की इत्र इंडस्ट्री खत्म हो गई। और ये इंडिया लेवल की नहीं थी मैडम, ये वर्ल्ड लेवल की थी। ये इंडिया लेवल की नहीं थी, ये वर्ल्ड लेवल की इंडस्ट्री थी। चूंकि एनसीआर से सटा होने की वजह से मेरठ ने थोड़ा अपने को संभाला, तो लकड़ी और बल्ला और गेंद, इन सब चीजों की इंडस्ट्री देखिए कितना बड़े। मेरठ के क्रिकेट के बल्ले कितने फेमस है, और बहुत सारी चीजें। मेडिकल का हब है मेरठ। बगल में गाजियाबाद एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, बगल में नोएडा आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी और इंडस्ट्रियल हब है, तो संभल गई थोड़ी सी बात वहां पे। अलीगढ़ के ताले कितने फेमस थे, कैंची अलीगढ़ की फेमस थी। अलीगढ़ के बारे में कहा जाता था कि अलीगढ़ की 5 फेमस चीजें, मच्छर मक्खी नाले, सुअर गधे ताले। कोई अलीगढ़िया मुझको सुन रहा होगा तो वो बताएगा कि ये कहावत है कि नहीं अलीगढ़। मैं तो एक एक प्रदेश बता सकता हूं उत्तर प्रदेश में कि उसके पास अपनी आजीविका के लिए, अपने लेबर को रोकने के लिए उनकी इंडस्ट्रियों में इतनी ताकत थी कि अगर उसको माफिया राज से बचाया जाता, उनको बढ़ावा दिया जाता, तो कहीं कुछ नहीं। आपने सुना होगा ना अलीगढ़ का ताला, अब सुनती है क्या अलीगढ़ का ताला? तो चाइनीज ताला दोनों था। इसी तरह मथुरा का भी बेल्ट ठीक ठाक इंडस्ट्री में था। लखनऊ में भी पहले इंडस्ट्रियां काफी थी गवर्नमेंट की। यहां पे आपने स्कूटर इंडिया नाम सुना होगा, वो लखनऊ में था। कानपुर तो मैनचेस्टर बोला जाता था मैडम, कानपुर में इतना बिजनेस था। एक वामपंथी आई, सांसदी का चुनाव लड़ा, कानपुर की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। और सिर्फ चमड़ा उद्योग नहीं था कानपुर में, और भी उद्योग था कानपुर में, खत्म कर दिया। किसने? वही माफियागिरी ने और पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश में। जी
अविनाश कोयले भाई और वाइल्ड माइनिंग के लिए और इन सब चीजों के लिए आज नहीं, मतलब कब का एल्यूमिनियम फैक्ट्री, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम फैक्ट्री हिंडाल्को कहां लगी थी? वो भी तो पूर्वांचल का ही पार्ट है। राइट। रेणुकूट। अब जाकर के यूरिया कारखाना शुरू किया जिसमें 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब मिली है, और 20,000 लोगों को जब कहीं जॉब मिलती है तो 20,000 25,000 लोगों को बाहर भी जॉब मिलती है। चाहे वो कोई अपना घर किराए पे उठा दे, चाहे नाई हो, चाहे राशन वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाला हो, सबको जॉब मिलती, सबको रोजगार मिलता है। वो बंद थी। ऐसा नहीं था कि चीजें हो नहीं रही थी। कांग्रेस के उस जमाने में जब अच्छे लीडर थे, लोगों ने बहुत सारी चीजें। अब पूर्वांचल क्यों रोना रोता है? पूर्वांचल इसलिए रोना रोता है कि आजमगढ़ से एक मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर से योगी बाबा आज के डेट में मुख्यमंत्री हैं, बनारस से इस देश का प्रधानमंत्री रहा, प्रयागराज से जो पूर्वांचल का एक तरीके से हिस्सा है, वहां पे पूरा नेहरू गांधी परिवार वहीं से आता था, वो रहा। उसके बाद ये है स्थिति। वाइब्रेशन देखिए आप, पूर्वांचल में कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इवन अटल बिहारी वाजपेयी भी आके लड़ते थे तो लखनऊ से चुनाव लड़ते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज का भारत की राजनीति में क्या योगदान है, बीएचयू यूनिवर्सिटी का भारत की राजनीति में क्या योगदान है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू यूनिवर्सिटी का कभी नाम देखिएगा कि इन यूनिवर्सिटियों का कितना नाम रहा है। कुछ तो बात रही होगी ना, फिर भी ये स्थिति है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पे कोई बात नहीं करता। सब कहते हैं कोर्ट का काम है सजा देना, सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। कोई डिस्कशन ही नहीं करता इन सब चीजों पे। धार्मिक स्थिति में देख लीजिए मैडम आप, पहले कोई अयोध्या जाता नहीं था श्रद्धालुओं को छोड़ करके, कुछ जिनकी श्रद्धा स्पेशल होती थी। इतनी गंदगी रहती थी, इतनी सारी चीजें रहती थी अयोध्या के अंदर। आप तो वहीं से हैं, आपके घर से तो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर अयोध्या पड़ता है, मेन भगवान राम का वो नहीं, क्षेत्र मेरा तो उधर आपका भी वही है। लेकिन वहां से वहीं रहती है, 10 किलोमीटर मतलब अच्छा ये सिटी बताइए में। कि विश्व की सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी कौन सी? काशी कहां पड़ती है? पूर्वांचल में पड़ती है। गुरु गोरक्षनाथ, गुरु गोरखनाथ की जो परंपरा, जो नाथ परंपरा के 10 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहते हैं, वो कहां से? पूर्वांचल गोरखपुर में पड़ता है मैडम। आप बताइए कि भगवान बुद्ध की भी बात कर ली जाए, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहां मिला? सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। कुंभों में सबसे बड़ा कुंभ जिसकी मान्यता है वो कहां पड़ती है? प्रयागराज, वो भी पूर्वांचल में पड़ता है। अयोध्या वो भी पूर्वांचल में पड़ता है। सिद्धार्थनगर वो भी, जहां पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं भगवान बुद्ध की वजह से, वो भी कहां पड़ता है? पूर्वांचल में पड़ता है। राजा बलि की नगरी बलिया, भृगु ऋषि का आश्रम है वहां पे, भृगु ऋषि की तपोस्थली रही है। गाजीपुर, जिसको लहुरी काशी, छोटी काशी का दर्जा प्राप्त था, एकदम काशी से सटी हुई है, उसके बाद भी पूर्वांचल की स्थिति। तो सवाल तो पूछेगा एक पूर्वांचली ना। इतना कुछ रहने के बाद अगर आप टूरिज्म ही डेवलप कर दिए होते पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल का कायाकल्प हो गया होता। तहजीब का मुझे नहीं पता, क्योंकि गंगा मेरी जमुना मेरी है, और गंगा जमुना सरयू घाघरा तमसा ये सब बहती हैं वहां। पानी की कोई समस्या नहीं, लेबर की कोई समस्या नहीं, कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं, शिक्षा की कोई समस्या नहीं, यूनिवर्सिटी की कोई समस्या नहीं। एक से एक आले से आले यूनिवर्सिटी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूर्वांचल में, जिनका लंबे समय से नाम रहा है। राजनीतिक रूप से आप देखिए तो चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा, चाहे लोहिया हो, इन सब लोगों का नाता इसी पूर्वांचल से रहा है, या पूर्वांचल से सटे हुए बिहार बॉर्डर से रहा है, उसी एरिया से आते थे। राइट। इसलिए कोफ्त होती है कि माफियाओं को कोर्ट सजा दे रही है, चाहे ये इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। हाथ जोड़ से विनती है, इनकी जितनी अच्छे से सफाई हो जाएगी पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में सौम्यता आएगी, पीढ़ियां बदलेंगी, लोगों की मानसिकता बदलेगी, ग्लैमराइज नहीं होगा। तो आप लोग कृपया करके इसको धार्मिक और जातिगत कोई भी एंगल मत दीजिए। माफिया फ्री उत्तर प्रदेश होगा जी। थैंक यू सो मच अविनाश भाई, मजा आ गया आपको सुन के और अच्छा लगा। और हम सबकी यही फीलिंग्स हैं, हम सब यही चाहते हैं कि यूपी माफिया फ्री हो।
10 साल हो गए मुझे खुद गए हुए अयोध्या, क्योंकि हालात वैसे होते थे, और मैं खैर अब रहती भी नहीं हूँ भारत में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब मैं आती भी हूँ 2-4 दिन के लिए। बट हाँ, यूपी फ्री माफिया की शुरुआत हो चुकी है, पार्टी अभी शुरू हो चुकी है। आप तो देखना मुख्तार अंसारी कौन सी रोटी खाएंगे, वो क्या बोलते हैं, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। कुछ वैसे ही सिचुएशन अब बाकी जो 2-4 बचे कुछ रह गए हैं उनकी भी होने वाली है जल्दी। तो इसी के साथ जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का क्या चैनल है, की फैक्ट चैनल है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दैट चैनल। और मेरा तो ऑल्टरनेट मीडिया है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। हम लोगों को सपोर्ट करिए, हम लोगों को अगर आपको फीडबैक देना है, आपको लिखना है, तो अविनाश भाई के भी चैनल पे सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी लिंक्स दिए हुए हैं। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम।